दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं, भेजे हैं, उनका नाम सुशील कुमार है। और सुशील कुमार ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं। और ये घटना इनके साथ 2013 में घटी थी। सुशील कुमार बिहार के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इन्हीं की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ। आइए, आज का जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ 2013 में घटी थी। मैं तो ऑटो रिक्शा जो अपना एरिया में ही चलाने का काम करता हूँ। अब मैं सुबह वक्त से निकलता हूँ और सूरज डूबने से पहले अपने गांव पहुँच जाता हूँ। ऐसा ही मेरा सब कुछ काम चल रहा था। और एक दिन जो मेरे घर का पड़ोसी लड़का, जो मेरा दोस्त भी था, और वो कहने लगा कि सुशील भाई, आज रात को मुझे ट्रेन पकड़नी है। क्या आप मुझे ट्रेन पकड़वा दोगे रात में? मैंने पूछा कि भाई, कितने बजे की ट्रेन है आपकी? तो कहने लगा कि 9 बजे की ट्रेन है। मैं बोला, हाँ, क्यों नहीं पकड़वा देंगे। और मैं बोला कि ठीक है, आप मुझे जब तैयार हो जाओ तो घर तो बगल में ही है, आवाज़ मार देना। अब ये मेरी बात मेरे माँ को पता चली, मेरे पापा को पता चली। तो कहने लगे कि बेटा, तू तो हाँ बोली दिया है जाने के लिए, लेकिन तू अकेले मत जाना। इधर से चल, वो तेरा लड़का दोस्त रहेगा, लेकिन उधर से आते वक्त तू अकेले हो जाएगा, इसलिए अपने छोटे भाई को लेते जा। अब मैं सोचा कि क्यों अपने छोटे भाई को परेशान करूं। रात का मामला है और थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लग रही थी। मैं कहने लगा अपना मम्मी पापा से कि नहीं, ऐसी क्या ज़रूरत है, और मैं आराम से छोड़ के आ जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और वही हुआ। वो करीब जब ट्रेन का टाइम होने लगा तो थोड़ी देर पहले अब वो लड़का आवाज़ देने लगा कि चलो भैया, टाइम हो गया है। अब उसको बिठा करके रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा था। और करीब आधा पौने घंटे में हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन पर। वहाँ देखा तो पूरा जो पार्किंग भरा रहता था दिन के टाइम में, शाम के टाइम में बिल्कुल खाली पड़ा था। अब इतनी वक्त में ट्रेन में एक आधी कोई सवारी उतरती होगी और वो अपना कोई प्रबंध करके आती होगी। नहीं तो इस वक्त में तो कोई ऑटो रिक्शा, कोई ऐसा कोई साधन यहाँ मौजूद ही नहीं रहता था। अब मैं अपना पार्किंग में ऑटो रिक्शा लगा करके या हम दोनों लोग प्लेटफार्म पर आ गए थे। अब ट्रेन का इंतज़ार होने लगा और ट्रेन लेट हो चुकी थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि सुशील भाई, आप निकल जाओ, आपने तो मुझे पहुंचा दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब आप अपने घर निकल जाओ, क्योंकि आपको लेट हो जाएगा और रास्ता सुनसान भी है और इधर से अकेले आपको जाना भी है। मैं कहने लगा अपने दिलेरी दिखा करके, कह रहे भाई, ऐसा कोई मुझे डर नहीं लगता है, मैं तो कभी भी जा सकता हूँ, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। ये तो अपना इलाका है, अपना ही रोड है, तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हें ट्रेन पर बिठा करके ही जाऊँगा। वो अब मैं दोनों अब एक बेंच पर बैठ गए थे और आपस में हंसी मजाक बातचीत चलने लगा था। वो लड़का नौकरी की तलाश में शहर जा रहा था और वो कहने लगा कि भाई, नौकरी लग जाएगी ना तो मैं तो शहर में ही रहूँगा, मैं वहाँ पर मैं अच्छा पैसा कमाऊँगा। अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरी नौकरी हमेशा के लिए बनी रहे और फिर मैं अपने परिवार को भी वहीं ले जाऊँगा। मैं उसकी बात सुनकर के हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। अब ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। अब हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। अब मेरा दोस्त ट्रेन के बारे में पता भी कर रहा था स्टेशन मास्टर से जा करके, और वो कहने लगा कि बस थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है।
और फिर हम लोग उसी बेंच पर आकर के बैठ गए थे और थोड़ी देर में वाकई सिग्नल हो चुका था और ट्रेन आ भी गई। मैं अपने दोस्त को उचित स्थान पर सीट पर बिठा करके और नीचे आकर के खड़ा हो गया था। और तब मैंने देखा कि मेरे से थोड़ी ही दूरी पर एक सफ़ेद साड़ी में नौजवान लड़की और नीचे प्लेटफार्म पर खड़ी है। और तब तक ट्रेन सीटी मार करके चल दिया था और वो नौजवान लड़की खिड़की में ना जाने किसको देख रही थी, कभी इस खिड़की में कभी उस खिड़की में। और ट्रेन चलने लगी थी और वो इधर से उधर जैसे किसी को तलाश कर रही हो। मैं सोचा मुझे क्या करना है। अब मैं ट्रेन तो निकल गई। अब मैं अपने ऑटो रिक्शा के पास पार्किंग में आ चुका था और जैसे ही मैं अपना ऑटो स्टार्ट करने लगा और तभी वो लड़की मेरे ऑटो के पास दिखाई पड़ी। मैं सोचा कि ये शायद सवारी है या तो ट्रेन से उतरी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि उस स्टेशन पर मैंने इसको देखा था प्लेटफार्म पर। अगर होती तो मुझे ज़रूर नज़र आती। तो मैं तो यही समझा था कि ये उसी ट्रेन से उतरी थी जिसमें मेरा दोस्त गया हुआ था। हाँ, मैं सवारी तो समझ गया था और तब तक वो लड़की मेरे पास पहुंच गई और वो कुछ अलग भाषा में बात कर रही थी। वो भाषा मैं जानता था क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर सीमा रेखा था, बॉर्डर था बंगाल का, और वो बंगाली भाषा में मुझसे पूछ रही थी। अब मैं थोड़ा बहुत जानकारी रखता था भाषा का। अब मैं समझ गया कि ये क्या कहना चाहती है। अब मैं कहने लगा कि आप कहाँ तक जाओगी। वो एक बस्ती का नाम बताई। मैंने पैसे बताया कि देखो मैडम, इतना किराया लगेगा, क्योंकि वो जो रास्ता था हमारे घर से अलग दिशा में था। अब मैं अपने रास्ते पर होता तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कम भी चल जाता, लेकिन रात की बात थी। अब मुझे वहाँ जाना भी था, फिर वापसी आना था, तो जो मैंने किराया बताया था बिल्कुल उचित था और वो लड़की मान भी गई थी। इसके बाद वो मेरी पिछली सीट पर बैठ गई। जब बैठी ना तो जैसे लग रहा था कि वो तेज परफ्यूम लगा रखी हो। एक खुशबू पूरी ऑटो रिक्शा में फैल गई थी। खैर, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, सवारी तो सवारी होती है। अब मैं अपना ऑटो रिक्शा अब स्टार्ट करके उसकी मंजिल जो थी, जो बस्ती का नाम बताई थी, और उस तरफ मैं चल पड़ा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अब गांव देहात का तो ऐसे ही होता है। अब बिल्कुल सुनसान रास्ते पर मैं चलता जा रहा था। अब मैं पूछने लगा उससे, उसी की भाषा में, टूटी फूटी भाषा में, कि मैडम आप कहाँ से आ रही हो और आपके पास में कोई सामान भी नहीं है, ना आपके कोई साथ में है। लेकिन वो मेरी बात का सुन तो रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैं दो तीन बार अपनी टूटी फूटी भाषा में, बंगला में उससे पूछना चाहा, लेकिन वो किसी बात का जवाब नहीं दिया। फिर मैं समझ गया था कि शायद वो बताना नहीं चाहती है। खैर, मुझे क्या करना है। अब मैं चलने लगा था। अब चलते चलते एक जगह पर एक तालाब जैसा था और दूसरी साइड में खेत खलिहान, पेड़ पौधे सब लगे हुए थे। जब वो तालाब आया ना, और वहां पर मेरी जो ऑटो थी अपने आप बंद हो गई थी। अब मैं बार बार अपना ऑटो स्टार्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटो मेरा स्टार्ट हो जाए, ताकि इस लड़की को इसके मंजिल तक पहुँचा दूँ और फिर मुझे घर भी वापस लौटना था। लेकिन ऑटो जो था स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी अचानक मेरी नज़र तालाब की साइड में गई। मैंने देखा कि तालाब की दूसरी साइड में कुछ काले काले आकृति जैसा दिखाई दे रहे थे और वो कई थे। मुझे तो डर लगने लगा कि कहीं ये गुंडा बदमाश तो नहीं है।
क्योंकि वो सब काले काले तालाब की दूसरी साइड में खड़े नजर आ रहे थे, हिलते डुलते परछाई जैसे दिख रहे थे। और उसी वक्त वो जो लड़की ऑटो रिक्शा में बैठी हुई थी और वो ऑटो रिक्शा से उतर गई। अब मैं उससे उसी की भाषा में, टूटी फूटी भाषा में मैं पूछने लगा कि मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? आप ऑटो से बाहर मत उतरिए, नहीं तो एरिया ये ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मुझे वहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, वो अच्छे लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, नहीं तो इतनी रात को इस तालाब के पास में वो लोग क्या करेंगे। लेकिन वो लड़की ऑटो से बेधड़क उतर चुकी थी और वो भी उसी तरफ देख रही थी जहाँ पर वो काले काले से इंसान परछाई जैसे मुझे नजर आ रहे थे तालाब की दूसरी साइड में। अब फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जैसे ही हाथ पकड़ा मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर कांप गया हो। एक बिजली का तेज झटका मेरे शरीर में महसूस हुई और इसके बाद तो मैं अपना सूधी बोध खो बैठा था। मैं एकदम अपना सूध बोध खो बैठा था। मुझे लगने लगा कि मेरे तो कोई शरीर ही ना हो, ना तो मैं अपने शरीर को हिला डुला पा रहा था, ना कुछ करने की कोशिश करता तो वो भी नहीं कर पा रहा था। ना जाने मेरे साथ में उस लड़की ने क्या किया था। अब फिर वो मेरा हाथ छोड़ी तक नहीं, अब मुझे उसी तरफ लेके चलने लगी। अब मैं जैसे जादू से उसके पीछे पीछे चलने लगा था। अब वो तालाब के दूसरी साइड में पहुंच गई जहां पर मुझे वो काले काले से परछाई नजर आ रहे थे। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, ना कुछ समझ पा रहा था कि आखिर ये लड़की मुझे उस जगह पर क्यों लेके जा रही है। ये आखिर है कौन? इसने मेरे साथ में ये कौन सा जादू किया है? आज जब मैं वहां पर पहुंचा जहां पर वो काले काले लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, वहां तक तो मुझे याद था कि मैं सही सलामत हूं। और जैसे ही उनके नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा कि करीब 5 लोग थे और काले काले लिबास में थे और लंबे लंबे हाइट के थे। आंखें उनकी अंगारों की तरह दहक रही थी। और इसके बाद मुझे होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया ना, तो मैं अपने आप को उसी तालाब के किनारे और बिल्कुल जमीन पर लेटा हुआ पाया। मैं उठने का कोशिश कर रहा था कि मैं उठूं, क्या मैं मर चुका हूं, क्या अभी तक जिंदा हूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो लड़की ने मेरे साथ में क्या किया? और वो काले काले चोगे वाले लोग, लंबे लंबे दिखाई देने वाले कौन से लोग थे जिनकी आंखें चमक रही थी? तो ये सब क्या है? अब मैं भरपूर कोशिश कर रहा था कि मैं उठ करके खड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरे में लग रहा था कि मैं शक्ति विहीन हो चुका हूं। मेरे शरीर में तो पावर ही नाम का कोई चीज नहीं रह गई थी। और उसी वक्त मुझे उस लड़की की हंसी सुनाई पड़ी। अब मैं देखा, जितना मुझे नजर आ रहा था, मैं तो अपनी गर्दन तक नहीं घुमा पा रहा था, ऐसी मेरी हालत हुई पड़ी थी। और जितना नजर मुझे आया तो मैं देखा कि थोड़ी ही दूरी पर एक अलाव जल रहा है और वो काली काली परछाई जैसे लोग उसी अलाव के पास में खड़े हैं। और वो जो सफ़ेद साड़ी वाली भी लड़की उसी अलाव के पास खड़ी और ठहाके लगा रही है, हंसती जा रही है। और फिर अगले पल मैं फिर बेहोशी में जा चुका था। अब इस बार में मुझे जो होश आया ना, तो मैं अपने आप को उसी ऑटो रिक्शा में अपनी पिछली सीट पर लेटा हुआ पाया। सुबह हो चुकी थी। अब मेरे जो कपड़े थे तार तार हुए पड़े थे, जैसे लग रहा था कि मेरे पूरे बदन को किसी जानवर ने नोच खसोट लिया हो। कई तरह के दाग धब्बे खरोच मेरे पूरे बदन पर, बाजू पर, पैरों पर, पीठ पर, पेट पर, चेहरे पर सब लगे हुए थे। एक तेज जलन सी हो रही थी।
लेकिन मैं अपने आप को जिंदा पा करके, हाँ, मैं खुश था कि चलो मेरी जान तो बच गई। लेकिन ये सब क्या था? कौन थी वो लड़की? और अभी भी मैं उसी तालाब वाले रास्ते पर था जहाँ मेरी ऑटो खराब हुई थी। अब मैं देखने लगा ऑटो से बाहर निकल करके। अब तो सुबह हो चुकी थी। उस तालाब के दूसरी साइड में कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी लोग वहाँ नहीं थे, और ना कोई आग जल रही थी, ना कोई अलाव जल रहा था। मैं अपने आप को जिंदा पाया, सुरक्षित था। हाँ, जख्मी जरूर था। और इसके बाद मैं अपना ऑटो स्टार्ट करने लगा। और कमाल की बात थी कि बस एक ही बार में मेरा ऑटो रिक्शा स्टार्ट हो गया था। और इसके बाद तो मैं उस जगह पर रुका नहीं, और सीधा अपना ऑटो रिक्शा दौड़ाते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा था। घर पहुंचा तो सारे लोग परेशान थे कि क्योंकि मैं रात में घर पहुंचा नहीं था। अब मेरी हालत देख करके मेरे घर के परिवार के लोग सारे डर चुके थे, और वो कहने लगे कि क्या हुआ बेटे तेरे साथ में? मैं तुझे कितनी बार हम लोग फ़ोन कर लिए, लेकिन तेरा तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो क्या हुआ था तेरे साथ में? मैं अब एक एक बात सारी अपने परिवार वालों से बताने लगा। और जैसे ही वो लड़की का जिक्र आया, मेरे सभी परिवार के लोग डर चुके थे। और वो कहने लगे कि बेटा, जिस तरह तू बता रहा ना, ये तो कोई याक्षनी हो सकती है, या फिर कोई परी हो सकती है, या फिर कोई शक्तिशाली आत्मा हो सकती है। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी जान बच गई, उतना ही काफ़ी है। लेकिन अभी तो कुछ और बाकी था। मुझे अभी तो और दुख झेलना बाकी रह गया था। और इसके बाद मुझे परिवार वालों ने नहलाया धुलाया, कपड़े दूसरे पहने, और मैं चाय पीने के लिए बैठा था, और तभी मुझे चक्कर आ गया था। और इसके बाद मैं अपना होश खो बैठा था। जब मैं होश में आया ना, तो चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे परिवार के लोग मेरे चारपाई के अगल बगल में खड़े थे, और वो मेरी तरफ देख 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 रहे थे। उदास थे सभी के चेहरा। और मेरे पापा पूछ रहे थे कि बेटा, अब कैसी तेरी तबीयत है? मैं देखा कि हमारे गांव का एक तांत्रिक बाबा भी अब हमारी चारपाई के बगल में खड़े थे, और वो मेरी तरफ घूर करके देख रहे थे, जैसे वो पूछना चाह रहे हों कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैं धीरे से बोला कि मैं अब ठीक हूँ, शरीर में अब कुछ राहत महसूस हो रही है। खैर, जब इतना परिवार वालों ने सुना कि मैं ठीक हूँ, तो उनको थोड़ा चेहरे पर रौनक सी लौट आई थी। और इसके बाद में मैं ठीक भी हो गया था। अब मैं बेहोश होने के बाद में मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं बेहोश हुआ था, अब मेरे परिवार वाले तो घबरा से गए थे। अब मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं जल्दी से होश में आऊँ, क्या हुआ है मेरे साथ में। लेकिन जो रात की घटना बताया था, उससे सब आशंकित थे। मेरे पिता माता सब दुखी थे, आशंकित थे, डरे हुए थे कि कहीं वही रात वाली लड़की मेरे बेटे के ऊपर सवार तो नहीं है, क्या वही रीजन है क्या? और तब तक जैसे मुझे वो होश में लाने लगे, मैं अपनी आंखें खोल दिया था। अब मैं बंगला में ही उनका सवालों का जवाब दे रहा था। मैं उल्टा सीधा उनको बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि इस लड़के को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। एक लड़की की आवाज़ में उनसे बातें कर रहा था। जैसे लग रहा था कि वो लड़की मेरे अंदर पहुंच गई हो, मेरे शरीर के अंदर में हो, और वही सारी बात मेरे परिवार वालों को बता रही थी कि मैं इस लड़के को छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। और इसके बाद परिवार वाले सब डर गए थे, और तांत्रिक बाबा को बुला के लाए थे। अब तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूक किया, और तब जाकर के मैं होश में आया था। और उसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। तो कौन थी वो लड़की? उसने मेरे साथ में क्या किया था?
कहाँ वो जो लेके गई थी, जो काले काले लोग थे, वो क्या कौन सी विधि कर रहे थे। अलाव जल रहा था, अग्नि जल रही थी, और वहाँ पर वो ठहाके लगा रहे थे। अब मेरे साथ उस लड़की ने क्या किया था। मेरे साथ इतने जख्म थे, मेरे कपड़े सब फटे हुए थे, जैसे किसी जानवर ने मुझे नोच खसोट सा लिया हो। तो ये सब क्या था। और इसके बाद तो मैं बिल्कुल डरने लगा था। पहले तो मैं बिल्कुल डरता नहीं था, भूत प्रेत से कभी भी डरा नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद से मैं काम तो जरूर करता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता था, अंधेरा होने लगता था, अब मैं अपने घर, अपने गांव में आ जाता था। अब वो सिलसिला अभी भी जारी है। तो दोस्तों, ये थी सुशील कुमार जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।